गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल राइन्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद शाहिद आप सबका इतिहास के भूत को दूर करने आपके सामने आ चुका हूं। आप सब लोग इतिहास से जरूर कहीं ना कहीं डरते हैं। जैसा कि आप लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बिहार बोर्ड का इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के आखिर यूरोप में क्या कारण थे, इनके बारे में हमने चर्चा करना शुरू कर दिया था और 3 कारणों को हमने पढ़ भी लिया था। वो 3 कारण कौन कौन से थे? पहला कारण था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा कारण का जो हमने चर्चा किया था वो था नेपोलियन का उदय। नेपोलियन का उदय। जो अपना तीसरा कारण हमने चर्चा किया था वो था वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस। बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर प्लेलिस्ट में हमारा पिछला वीडियो देखिए ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए और मैं आपके इस इतिहास के भूत को दूर कर सकूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको याद होगा 1815 ईस्वी में जब वियना सम्मेलन हुआ तो उसमें बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया था और उसका एक सम्राट बना लुई 18वां। लुई 18वां राजा बना, ठीक है। फ्रांस का राजा लुई 18वां बनता है। अब देखिए, ये थोड़ा समझदार था। ऐसा नहीं कि सारे राजाओं की तरह मुड़ी नीचे करता था और ले चल जाता था सारे जमीनों को, जितना भी जमीन मिले सारे को अपने कब्जे में ले लो। ये ऐसा नहीं था। इसने बदली हुई परिस्थिति को समझा। इसने बदली परिस्थिति को समझा। ने गाना सुना है ना, ठीक है। इसने बदली हुई परिस्थिति को समझा, माहौल समझ गया कि माहौल बदल चुका है ये, ठीक है। इसने क्या किया, जब देखा कि माहौल बदल चुका है तो इसने फ्रांस की जनता के ऊपर पुरातन व्यवस्था को थोपने का मन नहीं बनाया। बोला कि नहीं, पुराना सिस्टम जो चल रहा था फ्रांस में उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए, तभी हम ज्यादा दिन तक राजा बन सकते हैं। फ्रांस की जनता के ऊपर पुरातन व्यवस्था, जो पुराना व्यवस्था लागू था कि राजा भगवान का रूप होता है, राजा सबसे महान होता है, ये सारे जो धर्म के द्वारा अंडमार युक्त थे, सारे को दूर करना चाहा इसने। फ्रांस की जनता के ऊपर पुरातन व्यवस्था थोपने का प्रयास नहीं किया। थोपने का प्रयास नहीं किया। और क्या किया, समझिए कि अपने समय का बड़ा समझदार राजा था ये माहौल को भाप गया था कि अब अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो फ्रांस की जनता जो 1789 की क्रांति एक बार कर चुकी है, दोबारा कहीं कूट न दे पकड़ के हमको। कहीं एक दिन पता चला घर में सोए हुए हैं, घर में आके कूट मत दे, बास्टिल के किले की तरह, ठीक है। और इसने क्या किया, अगला काम इसने किया कि फ्रांस में जितने भी 2 प्रकार के लोग थे, आपको पता है, आप सुधारवादियों के बारे में पढ़े हैं। सुधारवादी जो लोकतंत्र के पक्षधर थे और प्रतिक्रियावादी जो राजतंत्र के पक्षधर थे। प्रतिक्रियावादी के बीच सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है, याद रखिएगा लुई 18वां ने क्या किया। सबसे पहली बात, लुई 18वां ने बदली हुई परिस्थिति को समझा। उसने फ्रांस की जनता के ऊपर पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। इसने सोच लिया है कि माहौल बदल चुका है। इसने सुधारवादियों और प्रतिक्रियावादियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। और क्या किया, और एक इसने काम किया था 2 जून 1814 को 2 जून
1814 को सुधारवादी घोषणा पत्र। इसने क्या किया, लुई 18वां ने 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए। ठीक है, संवैधानिक घोषणा पत्र, ठीक है, जारी किया इसने, इस संवैधानिक घोषणा पत्र। हाँ, एक और बात, ये घोषणा पत्र ये 1848 तक चलता रहा। इसने जो घोषणा किया वो 1848 तक फ्रांस में ऐसे ही चलता रहा। इस घोषणा पत्र में था क्या, इस घोषणा पत्र के बारे में आपकी किताबों में तो ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि इस संवैधानिक घोषणा पत्र द्वारा जो राजतंत्र था, राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र तो नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ सीमित राजतंत्र जरूर बना दिया गया। राजतंत्र की शक्तियों को कुछ हद तक कंट्रोल करने का, उसे अपने वश में करने का प्रयास किया गया। राजा की शक्तियों को कुछ कम करने का प्रयास किया गया था। ये सारे काम किए, फिर भी आप सुने ना, कोई इंसान कितना भी मेहनत कर लेता है, जो होना होता है वो होता रहता है। इसने भले ही इतने सारे काम किए, फिर भी 1848 की क्रांति हुई, 1830 की क्रांति हुई। फ्रांस में बहुत सारी क्रांति, जानते हैं आप, फ्रांस में टोटल 3 क्रांतियां हो चुकी हैं। 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। तो आगे हम पढ़ेंगे कि 1848 की क्रांति कैसे होती है, ठीक है, और क्या होता है। तो आइए छात्रों, अब हम 1830 की क्रांति पढ़ते हैं। 1830 की क्रांति, ये भी क्रांति फ्रांस में ही हुआ था। हाँ, ये जुलाई में हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसे जुलाई की क्रांति या 1830 की क्रांति भी कहते हैं। इसके बारे में देखिए, जितने हेडिंग हम पढ़ेंगे वो सारे हेडिंग यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में कहीं ना कहीं योगदान दिए हैं। अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण बताइए, तो ये सारे हेडिंग जितना हम लोग पढ़े हैं सबको आप लिख सकते हैं। ये सारे कारण कहीं ना कहीं यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में कारगर साबित हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा था कि लुई 18वां राजा था। लुई 18वां का एक चचेरा भाई हुआ जिसका नाम था चार्ल्स 10, चार्ल्स 10। जानते हैं, इन सबको नाम मिलता उलता नहीं था। हमारे ऐसे रमेश रमेश नाम रखा जाता है, इन लोग अपने पे ही नाम रखता था, चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, ऐसे ही चार्ल्स 10 राजा बना। ठीक है, राजा बना, और ये अपने चचेरे भाई की तरह बिल्कुल उल्टा था। ठीक है, यह घोर प्रतिक्रियावादी था, प्रतिक्रियावादी था। किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यों में इसका कोई रुचि नहीं थी। इसने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था पॉलिग्नेक, ठीक है, पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, इसने पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। चलिए, तो पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। पॉलिग्नेक भी घोर प्रतिक्रियावादी था, यह भी घोर प्रतिक्रियावादी था। इन दोनों ने किसी भी प्रकार के सुधारात्मक कार्यों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, कोई भी सुधारात्मक कार्यों में रुचि नहीं थी इनकी। ऐसे ही ये चाहते थे कैसे हम शासन करते रहें। ठीक है, अब होता ये है कि जो ये राजा था, इसने जुलाई 1830 में 4 अध्यादेश लागू किए। ठीक है, क्या किए? 4 अध्यादेश लागू किए। उन 4 अध्यादेशों में जैसे कि पहला था कि प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। जो पत्रकार थे, जो अखबार छपते थे, उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। दूसरा, मताधिकार को सीमित कर दिया गया।
प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया। और क्या किया गया? मताधिकार को सीमित कर दिया गया। मत देने का जो लोगों के पास अधिकार मिला हुआ था थोड़ा बहुत, उसको भी सीमित कर दिया इसने। देश में जो तीसरी बात थी वो था कि जो उसमें प्रतिनिधि सभा था, जो फ्रांस में उस समय प्रतिनिधि सभा था, उसको भंग कर दिया। देखिए, बस भंग करता था, सबको खत्म कर दिया इसने, भंग कर दिया। और चौथा काम जो किया उसने, सभा की कार्यावधि को घटा दिया। यानी जो सभा अब ज्यादा घंटे तक काम करती थी वो अब कम समय तक काम करने लगी। ठीक है। अब इन जब 4 अध्यादेश, जब राजा की ये 4 आदेश आए कानून की शक्ल में, जब जनता के पास आई, तो फ्रांस की सारी जनता गुस्से में हो गई और उनके मन में क्रांति की लहर दौड़ गई। ठीक है। एक और बात, ये जो जुलाई 1830 की क्रांति है ना, ये अध्यादेश 25 जुलाई को लागू किया गया था। ठीक है, 25 जुलाई 1830 को ये अध्यादेश लागू किया गया था, जिसकी वजह से फ्रांस की जनता में गुस्से आ गई, गुस्से की लहर फैल गई उनके मन में, और उन्होंने क्या कर दिया, सड़कों पर उतर गए। जिसकी वजह से अब हुआ कि चार्ल्स दस डरपोक था, डर के कहां भागा? चार्ल्स दस गद्दी त्याग दिया, गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, कहां भाग गया? इंग्लैंड पलायन कर गया। पच्चीस जुलाई 1830 को जब 4 अध्यादेश लागू किए गए तो सारे लोग सड़कों पर उतर गए और लोगों के मन में क्रांति की लहर दौड़ गई। लोगों में क्या हुआ? क्रांति की लहर दौड़ गई। ठीक है, और क्रांति की लहर दौड़ने के बाद हुआ ये कि चार्ल्स दस गद्दी छोड़ के भाग गया। इस तरह 1830 की क्रांति सफल हुई। इसे जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। तो छात्रों, हमने अभी तक देखा कि 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो क्या था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 25 जुलाई 1830 को जो चार्ल्स दस था उसने 4 अध्यादेश यानी कि 4 कानून लोगों के सामने भेजे, जिसमें से पहला था प्रतिनिधि सभा को भंग कर देना, दूसरा मताधिकार को भंग कर देना, प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया उसने, सभा की कार्य अवधि को घटा दिया। अब इससे लोग गुस्सा तो होंगे, सारे लोग गुस्सा हुए, जिससे डरकर इंग्लैंड पलायन कर गया चार्ल्स दस। और इस प्रकार इस क्रांति को सफल हुआ। इस क्रांति को जुलाई 1830 की भी क्रांति कहते हैं। इसके कुछ प्रभाव थे जो आपके बहुत बार अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 1830 की क्रांति के क्या प्रभाव थे। क्रांति के प्रभाव, पहली बात, ये यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव नहीं है, ये 1830 का जो क्रांति हुआ था उसका क्या प्रभाव है, ये बात है, याद रखिएगा। तो इसका जो पहला प्रभाव होता है वो तो बुर्बो राजवंश का अंत हो जाता है। प्रभाव नंबर 1 आप लिख सकते हैं, बुर्बो राजवंश का अंत हो जाता है। अब इसके बाद फ्रांस में कभी भी ये राजवंश दोबारा नहीं अपना शासन कर पा सकता है। ठीक है। दूसरा जो प्रभाव हुआ, जितने भी राजसत्तावादी थे, राजसत्तावादी थे मतलब जितने भी राजा थे, राजसत्तावादियों को ये लगने लगा कि अब कट्टरता से काम नहीं चलेगी। ठीक है, अब ये नहीं कि कट्टर राजा बन के आप वो राजा की जो दैवीय शक्तियां होती हैं उनमें विश्वास रख के आप शासन चला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। राजसत्तावादियों को कट्टर राज सत्ता का
असर कम दिखने लगा। ठीक है, दो इसके प्रतिफल हुए। ठीक है, पहला 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव ये हुआ कि बुर्बो राजवंश का फ्रांस में पूरी तरीके से खात्मा हो गया। राजसत्तावादी थे, जितने भी राजा थे, उनको लगने लगा कि अब जो कट्टरता है, कट्टर के साथ हम राजा कर रहे हैं कि मेरे शब्द ही, याद है लुई सोलावा, मेरे शब्द ही शासन है, मैं जो कहूंगा वही होगा। वे सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको खत्म होते हुए देखा जाने लगा। अब हुआ ये कि राजसत्तावादियों को जब कट्टर सत्ता का असर कम दिखने लगा, आपको याद है मेटरनिक जो कहता था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगने लगती है, उसकी बात सही थी। फ्रांस ने छींका, यूरोप को सर्दी लगेगी। इटली का एकीकरण, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण, इटली के साथ साथ जर्मनी, इटली और जर्मनी कर सकते हैं आप। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ हुआ, रास्ता साफ हुआ। अगला जो पोलैंड था, पोलैंड देश नाम सुने होंगे जरूर आप लोग, पोलैंड, यूनान, ठीक है, इन देशों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इन सब में देशों में भी राष्ट्रीयता का क्या हुआ, विकास हुआ। ये सारे देश भी आजाद होने की सोचने लगे। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव, अगर क्वेश्चन पूछेगा 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव थे, तो आप लिख सकते हैं पहला प्रभाव क्या, कि बुर्बो राजवंश का अंत हो जाता है। राजसत्तावादियों को कट्टर राजसत्ता का असर कम दिखने लगा। तीसरा कारण ये हुआ, तीसरा प्रभाव ये हुआ कि इटली के एकीकरण का रास्ता साफ हुआ, जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ हुआ, पोलैंड में, यूनान में राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। एक और बात शायद छूट चुका था कि जो चार्ल्स 10 था, ठीक है, चार्ल्स 10 वो इंग्लैंड पलायन कर गया था। ये बात शायद छूटा तो नहीं था, एक बार याद कर लीजिएगा कि वो कहां चला गया था, इंग्लैंड चला गया था। चलिए, तो इसी तरह हमारा ये 1830 की फ्रांसीसी क्रांति खत्म होता है और खत्म होता है। तो हमने अभी तक 1830 की फ्रांसीसी क्रांति और उसके प्रभावों को देखते हैं, देख लिए। अब हम देखेंगे, बताए थे आपको शुरू में ही कि फ्रांस में टोटल 3 क्रांतियां हुई थी, जिसमें से अब 1848 की क्रांति, ठीक है, 1848 ये भी क्रांति फ्रांस में ही होती है। 3 क्रांतियां फ्रांस में हुई है, इसीलिए कहा था, मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगने लगती है। इस क्रांति के पीछे के पहले समझते हैं। देखिए, जब चार्ल्स 10 भाग गया तो लुई फिलिप यहां का राजा बना। ठीक है, कौन राजा बना, फिलिप राजा बना। ये थोड़ा क्या नाम है वो, कहे तो सुधारात्मक विचारों का था, सुधारात्मक विचारों का व्यक्ति था, थोड़ा सुधार तो चाहता था, लेकिन ठीक है, लेकिन बड़ा महत्वाकांक्षी था, लालची किस्म का, ज्यादा महत्व रखता था। याद रखिएगा, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लुई फिलिप। 1830 की क्रांति के समय राजा कौन था, चार्ल्स 10। 1830 की क्रांति के बाद इंग्लैंड छोड़कर इंग्लैंड कौन भाग गया था, चार्ल्स 10। इसने क्या किया, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लिया। ये क्या होता है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, ठीक है, ये एक ऐसी नीति है जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि जैसा आप काम कीजिएगा ईंट के बदले ईंट, याद है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ये चाहता था कि मध्यम वर्गीयों को उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाए जितना वो लोग लेने के लायक हैं। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति के बारे में आपको आगे जरूर ज्यादा पढ़ना है, अभी विस्तृत नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी जान लीजिए इसका मतलब सीधा होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, जितने रिस्पेक्ट के आप लायक है उतने रिस्पेक्ट आपको दिया जाएगा। तो लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लिया।
स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का सहारा लिया, ठीक है, सहारा लिया और गीजो नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखिएगा, हर सम्राट को एक कामों के सहायता के लिए प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया गीजो को। अब यहां पर एक और क्वेश्चन याद रखिए, पॉलिग्नेक को किसने राजा बनाया था, चार्ल्स 10 ने। गीजो को किसने प्रधानमंत्री बनाया था, लुई फिलिप ने। लुई फिलिप ने किसको राजा बनाया, गीजो को। चार्ल्स 10 ने किसको प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। तो क्या होगा, किसने बताइए, चार्ल्स 10 ने किसको बनाया था, पॉलिग्नेक को। हाँ, राजा और प्रधानमंत्री इनकी शक्तियां कुछ कुछ एक जैसी थी, ठीक है। सम्राट और राजा में कुछ कुछ अंतर होता है। छोटे मोटे राजा को राजा बोलते हैं, सम्राट जो बड़े एरिया का राजा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और राजा इन शब्दों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अब देखो, इस गीजो ने क्या किया, गीजो को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये जो लुई फिलिप थोड़ा सुधारात्मक विचारों को तो था, लेकिन गीजो घोर प्रतिक्रियावादी था। गीजो घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है। और तो और गीजो ने अपने साथ पूंजीपतियों को अपने साथ रखना पसंद किया। बोला कि हम पैसा वाले के साथ रहेंगे, ठीक है। पूंजीपतियों को अपने साथ रखा तो रखा, गड़बड़ ये जानते हो क्या थी कि इन पूंजीपतियों को कोई राजनीति में कोई उतना इंटरेस्ट ही नहीं था, जिन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। अब भाई जब रुचि नहीं रहेगी तो कोई काम ढंग से नहीं होगा। और तो और इनकी संख्या भी कम थी और ये अल्पमत में भी थे। इनकी संख्या भी क्या थी, कम थी। अब जब सारा कुछ लुई फिलिप और गीजो मिलकर करेंगे, अब हुआ ये कि पूरे फ्रांस में भुखमरी मरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, क्योंकि सत्ता में कौन थे, सत्ता में पूंजीपति, और पूंजीपतियों को चाहिए बस कम पैसा में मजदूर। उन्हें आम लोगों के विकास से मतलब थोड़ी ना होता है। तो भुखमरी बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, जिससे वजह से फिर एक बार फ्रांस के लोगों ने क्या किया, फिर से एक और क्रांति की ओर फ्रांस आगे बढ़ा, और उस क्रांति को कहते हैं 1848 की क्रांति। ठीक है। तो पूंजीपतियों को साथ रखा। तो 22 फरवरी को, ठीक है, डेट याद रखिएगा थोड़ा, 22 फरवरी 1848, ठीक है। गलती से कहीं मैंने 1900 तो नहीं कहा था ना, ये सारी घटनाएं 19वीं शताब्दी की हैं। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब कि 1801 से लेकर 1899, थोड़ा समझ के रहिएगा, ठीक है। तो 22 फरवरी 1848 को कियर्स, ठीक है, लोगों का ग्रुप था, कियर्स द्वारा विशाल भोज आयोजन किया गया। लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया गया, विशाल भोज आयोजन किया गया, ताकि लोगों को भोजन खिलाने के बहाने बुलाया जाए और बुला के राजा को भगाने का प्रयास किया गया, आयोजन किया गया। अब जब इतने लोगों को देखा तो आपको पता ही है कि राजा होते हैं डरपोक, राजा का हो गया तुरंत मोए मोए, ठीक है। 24 फरवरी 2 दिन बाद ही 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया। लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इस तरह सन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति सफल हुई। इसके प्रभावों के बारे में ज्यादा नहीं आता है, कभी कोई पूछ देता है। तो इसके प्रभाव ये हुए, यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, थोड़ा सा प्रभाव है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि 1848 की क्रांति के प्रभाव क्या हुए थे। तो प्रभाव ये हुए कि 21 वर्ष के जितने भी ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे, 21 वर्ष के ऊपर के लोगों को
लोगों को मताधिकार दिया गया ताकि अब वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, और क्या किया गया, इसका प्रभाव ये हुआ कि काम की गारंटी दी गई। बोला गया कि काम सबको मिलेगा, काम की गारंटी दी गई। और लुई नेपोलियन, नाम याद रखिएगा, लुई नेपोलियन ठीक है, इसको फ्रांस का सम्राट बनाया गया। ठीक है, और इसी प्रकार अब तक हमने फ्रांस के 3 क्रांतियों, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति और इनके प्रभावों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यूरोप में राष्ट्रवाद तो के कारण पूछे तो इन तीनों को लिख सकते हैं, या 1830 की क्रांति पूछे तो उसको भी लिख सकते हैं, उसके प्रभावों को लिख सकते हैं, इस सारी घटनाओं को लिख सकते हैं। इसके और बहुत सारे प्रभाव हुए हैं, जैसा हमने पढ़ा था 1830 का जो प्रभाव हुआ था, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनान, पोलैंड आदि देशों में, हंगरी आदि देशों में जो राष्ट्रीयता की भावना विकास हुई, ये सारे इन्हीं घटनाओं का प्रतिफल हुआ। तो अगले वीडियो में हम लोग इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।